हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं जो न्यू क्वेश्चंस आए थे क्रोक 20 जैन से 26 जैन तक वो वाले डिस्कस करने वाली हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मुझे पूरा क्वेश्चन याद नहीं है और पूरे ऑप्शंस भी याद नहीं है, बट मुझे उतना याद है कि जितना हमने आंसर्स लगाया था और जितना क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो उसी में फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि जो बेसल स्कल फ्रैक्चर है उसकी क्या फाइंडिंग्स होंगी, मतलब हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज़ अ बेसल स्कल फ्रैक्चर। तो ये वाला क्वेश्चन एक आया था, क्योंकि हमने क्रोक के क्वेश्चंस में बाकी में हमने ऐसा मारा है कि भाई किसी का आंसर हमने बेसल स्कल फ्रैक्चर लगाया है, लेकिन हमने उसकी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था जिसमें हमें फाइंडिंग्स बतानी थी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं था, तो ये न्यू क्वेश्चन था जिसमें हमें बताना था कि बेसल स्कल फ्रैक्चर की फाइंडिंग्स क्या होंगी। तो यहाँ पे आपको याद करना है कि बेसल स्कल फ्रैक्चर की फाइंडिंग्स जो होती है वो रेक्यूनाइज और राइनोरिया होता है, जिसमें कि जो आइज़ है वो रेक्यूनाइज दिखती हैं क्योंकि ब्लैकिश हो जाती है पूरी आँख का पूरा ऑर्बिट, मतलब बाहर से पूरा दिखता है, और उसमें राइनोरिया होता है। तो ये वाला ऑप्शन था एक जो मैंने मार्क किया था, रेक्यूनाइज एंड राइनोरिया, तो उसका ये वाला आंसर था। उसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन जो आया था, न्यू क्वेश्चन था, उसमें था कि क्वेश्चन में पूरा लिखा हुआ था कि एक पेशेंट है, उसके जो भी है, पर उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था उसकी डेल्टा वेव आ रही है उसके ईसीजी में, वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट देयर इज़ अ डेल्टा वेव. After that, if we can see delta wave in ECG, then we can, and the distance between P and R is shortened. So PR डिस्टेंस जो है वो शॉर्ट था, और डेल्टा वेव तो आप सबको पता होगा, जैसे ये P वेव है उसके बाद जो डेल्टा वेव होती है वो ऐसे होती है। ठीक है, तो ये P है, ये R है और ये S है, और फिर T आ जाती है। ठीक है, तो इसमें जो ये डेल्टा वेव है इसको बोलते हैं डेल्टा वेव। तो इसमें जो डिस्टेंस होता है ना P और R का वो कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये एकदम से ऊपर की तरफ चला जाता है R में। तो ये था डेल्टा वेव। तो इससे आइडेंटिफाई होता है ये किस चीज़ की बीमारी, मतलब क्या आइडेंटिफाई है, क्या डायग्नोस करते हैं, तो ये होता है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में। तो ये मैंने वहाँ पे एग्जाम में डायग्नोस कर लिया था कि भाई ये वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम का डायग्नोसिस है, और इसका ट्रीटमेंट पूछा गया था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि WPW का क्या ट्रीटमेंट होगा। डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ था कि WPW का क्या ट्रीटमेंट है, उन्होंने सिनेरियो क्रिएट किया था, डेल्टा वेव दिख रही थी, PR शॉर्ट था, वगैरह वगैरह जो भी था, और उन्होंने पूछा था कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो मैंने आइडेंटिफाई किया है कि उसको डायग्नोस किया कि ये WPW है, और मैंने उसका ट्रीटमेंट दिया था कि एब्लेशन कर देंगे, जो एक्स्ट्रा पाथवे आता है, क्योंकि इसमें जो होता है, जैसे कि ये हमारा हार्ट है, इसके 4 चैम्बर्स हैं। तो नॉर्मल क्या होता है हमारा AV नोड के थ्रू ऐसे नोड से AV नोड में जाता है, और यहाँ से ये पाथवे यहाँ से जाता है, लेकिन इसमें बंडल ऑफ कैंट से जाता है, मतलब इसमें साइड से करंट आपका यहाँ से जा रहा होता है। तो एब्लेशन कर देते हैं हम इसमें, तो एब्लेशन कर देते हैं हम जो एक्स्ट्रा कैंट के थ्रू करंट हमारा जा रहा होता है हार्ट में, हार्ट के वेंट्रिकल्स में, उसको। तो इसका आंसर था एब्लेशन वाला ऑप्शन, कि एब्लेशन कर देंगे हम जो एक्स्ट्रा कैंट के थ्रू करंट जा रहा है उसको। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन जो था, जो न्यू क्वेश्चन था, उसमें था कि बेबी है, एक बेबी है, उसकी वो डाइज है, बेबी डाइज ऑन 4th डे। सो इफ़ बेबी डाइज ऑन 4th डे, सो हम उसको किस मोर्टेलिटी में इंक्लूड करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी, पेरीनेटल मोर्टेलिटी। तो इसका आंसर मैंने मारा था पेरीनेटल मोर्टेलिटी, क्योंकि इफ़ fetus or if a baby die within 1 year, then it is included in perinatal mortality. Please remember पेरीनेटल मोर्टेलिटी इसका आंसर था। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था हमारा, फोर्थ क्वेश्चन में था कि एक पेशेंट है, उसके MI मतलब उसके चेस्ट पेन हो रहा है, और उसका फिर हमने ECG कराया था। तो ECG की फाइंडिंग्स मेरे को याद है, ECG फाइंडिंग में 2, 3 और AVF ये लीड थी। 2, 3 और AVF इनमें एलिवेशन था। तो जब 2, 3 AVF में एलिवेशन होता है तो मैंने इसका डायग्नोस MI बनाया था, लेकिन ऑप्शन में सारे के सारे ऑप्शन MI के थे, कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ऑफ एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, डायफ्रामेटिक, इंफीरियर सरफेस। तो ऐसे ऐसे ऑप्शंस थे, लेकिन सारे ही ऑप्शन MI के थे। तो उसमें आपको चूज़ करना था कि क्या मारे। तो हमेशा याद रखो, जो 2, 3 AVF होता है ये हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट को सप्लाई करता है, 2, 3 और AVF। तो इसमें इन्फीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट को सप्लाई करता है, लेकिन ऑप्शन में कोई इन्फीरियर सरफेस नहीं था, लेकिन ऑप्शन में एक आंसर था कि MI ऑफ डायफ्रामेटिक, पोस्टीरियर डायफ्रामेटिक एरिया। तो मैंने उसका आंसर मारा था पोस्टीरियर डायफ्रामेटिक एरिया, उसका आंसर था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका न्यू क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा जो न्यू क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन था, वो था हमारा कि एक पेशेंट है, उसकी बहुत बड़ी मतलब एज बताई हुई थी, समथिंग अराउंड 63 ईयर्स और 73 ईयर्स, आई डिडंट एग्जैक्टली नो नाउ बिकॉज लॉट्स ऑफ डे
गैप इज़ देयर। सो उसमें लिखा हुआ था कि उसके कॉग्निटिव डिसफंक्शन हो रहा है, उसके कॉग्निटिव डिसफंक्शन हो रहा है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि उसके कोडेट न्यूक्लियस और लोब जो है वो डिफेक्ट हो रहा है, कोडेट न्यूक्लियस लोब डिफेक्ट हो रहा है। तो उसका मैंने डायग्नोसिस बनाया था कि उसके पार्किंसोनिज्म था, उसके मैंने आंसर लगाया था पार्किंसोनिज्म। आप एक बार ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान दे लेना, जिसमें कॉग्निटिव डिसफंक्शन बताया हुआ था, कोडेट न्यूक्लियस का इफेक्ट बताया हुआ था और क्वाड्रेट लोब का इफेक्ट था। तो उसका आंसर था पार्किंसोनिज्म। उसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन जो न्यू आया था, 6th क्वेश्चन था हमारा कि एक पेशेंट है, उसने क्वेश्चन आया था वायरल हिपेटाइटिस पे, ठीक है, वायरल हिपेटाइटिस में इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे कि एक तो व्हाट इज़ द कौन से वायरस से हिपेटाइटिस है, ड्रिंकिंग वाटर से कौन सा वायरल हिपेटाइटिस होगा। तो ड्रिंकिंग वाटर से वायरल हिपेटाइटिस ए होता है, ड्रिंकिंग वाटर से कौन सा होता है, हिपेटाइटिस ए होता है। और दूसरा क्वेश्चन था कि क्या रीज़न है, तो रीज़न में था कि उसका रीज़न था ड्रिंकिंग वाटर। तो ये 2 क्वेश्चन आए थे वायरल हिपेटाइटिस ए के ऊपर, ठीक है, कि वायरल हिपेटाइटिस में क्या ड्रिंक किया जिसकी वजह से होता है, तो वो ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने की वजह से होता है। तो यहाँ पे 6 और 7th क्वेश्चन 2 कवर हो गए हैं। उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन था, जो 8th क्वेश्चन आया था हमारा 8th वाला था, उसमें आया था कि सिनेरियो क्रिएट किया गया था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो अराउंड 45% थी, टेम्परेचर इंक्रीज था और उसमें एयर मूवमेंट वेलोसिटी भी बढ़ी हुई थी और ऐसे था। तो उसके ऑप्शंस जो थे उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो उसका मैंने आंसर मारा था डिक्रीज वर्किंग कैपेसिटी, डिक्रीज वर्किंग कैपेसिटी। तो ये वाला उसका आंसर था डिक्रीज वर्किंग कैपेसिटी। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देना, क्योंकि जो हम क्वेश्चंस लगाते हैं एमसीक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उससे ये डिफरेंट क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे उसके ऑप्शंस चेंज कर दिए गए थे। ऑप्शन में नहीं था जो हम मारते थे माइक्रो क्लाइमेट, डिसकम्फर्टेबल माइक्रो क्लाइमेट, ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं था। ये वाला ऑप्शन में था डिक्रीज वर्किंग कैपेसिटी, तो ये उसका आंसर था, ठीक है। उसके बाद 9th क्वेश्चन था। 9th क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था जिसमें था कि ग्रुप ए और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस हुआ है। उसमें क्वेश्चन में था, एक मिनट, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एक पेशेंट है, उसके रूमेटिक फीवर हुआ है और फिर पूछा गया था कि ये कौन से ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से है या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से है। तो उसका आंसर था ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप याद कर लेना, क्योंकि मे बी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए फिर से, जो अब क्रोक दोबारा से आएगा उसमें। उसके बाद पूछा गया था कि एक पेशेंट ने टीबी की ड्रग्स ली है, तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई। तो हमेशा याद रखो कि टीबी की ड्रग लेने के बाद विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि PYQ में अपन मारते थे कि सल्फाडाइजिन ली है और उसके जो है विटामिन B6 की डेफिशिएंट होगी, पर यहाँ पे ड्रग का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया गया। यहाँ पे कहा गया है टीबी ड्रग ली गई है तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। उसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है, उसने 11th क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन सी 2 वैक्सीन है, विच 2 वैक्सीन्स वी कैन गिव टुगेदर, विच 2 लाइव वैक्सीन्स। क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी 2 लाइव वैक्सीन हम एक साथ दे सकते हैं। तो ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन उसका जो करेक्ट आंसर था वो मुझे याद है, उसका आंसर होगा येलो फीवर एंड कोलेरा, येलो फीवर एंड कोलेरा, उसका ये आंसर था, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो मुझे याद आया है 12th क्वेश्चन, ये था कि व्हाट इज़ द साइन ऑफ क्लिनिकल डेथ, क्लिनिकल डेथ के साइंस क्या है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे डायलेटेड प्यूपिल्स और नेक रिजिडिटी लॉस हो जाना वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऑप्शन थे। तो उसमें एक ऑप्शन था जिसमें था रिगोर मोर्टिस, तो ये उसका आंसर था, आप याद कर लेना। उसके बाद हमारा और भी क्वेश्चन थे, जिसमें एक था कि एक पेशेंट है, उसके बोन फ्रैक्चर हो गया है, तो उसके बाद उसको क्या होगा। तो जब बोन फ्रैक्चर हुआ है तो उसके बाद उसको फैट पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ होगा, फैट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था जिसमें कहा था कि पेशेंट जो है वो पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है, तो कौन सी ड्रग आप उसको रिकमेंड करोगे। अगर पेशेंट पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है तो हम उसको देंगे मैक्रोलाइड्स, हम उसको कौन सी ड्रग देंगे, मैक्रोलाइड, हम उसको देंगे एजिथ्रोमाइसिन। कौन सी ड्रग देंगे हम, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। और एजिथ्रोमाइसिन ही मैक्रोलाइड होती है, ठीक है। उसके बाद लेकिन मैक्रोलाइड ऑप्शन में नहीं था, एजिथ्रोमाइसिन ऑप्शन में था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि एक पेशेंट है, उसके H. पाइलोरी का ट्रीटमेंट चल रहा है। H. पाइलोरी के ट्रीटमेंट में उसमें तीनों ड्रग्स ले ली हैं, जो कि हमारी ट्रिपल थेरेपी होती है, CAP, ठीक है। लेकिन उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है,
तो उसके बाद हम उसको क्या रिकमेंड करेंगे। तो ऑप्शन में था, एक ऑप्शन था जिसमें हम लिखा हुआ था क्वाड्रिपल थेरेपी, कि हम एक ड्रग और इंक्लूड कर देंगे, और एक ऑप्शन था जिसमें लिखा हुआ था कि हम उसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे। तो इसका आंसर मैंने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मारा था। इसका आंसर में मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या एग्जैक्ट आंसर होगा, बट मैंने अपने जब मेरे एग्जाम में आया था तो मैंने इसका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आया था। तो ये थे 15 क्वेश्चंस जो न्यू क्वेश्चंस थे। इसके अलावा जो है मैं रिमेंबर नहीं कर पा रही हूँ जो क्वेश्चन रिपीट हुए थे, बट इस थोड़े से पुराने वाले डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चन में आए थे, पेपर में आए थे। तो एक क्वेश्चन ये वाला आया था जिसमें लिखा हुआ है एन 18-year-old एडोलिसेंट बोथ हैड अ स्ट्रोल और सैलेड विद स्मोक्ड फिश एंड मशरूम्स एंड मायोनीज। लेकिन ये वाला क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आया था, उसमें लिखा हुआ था कि उसने मशरूम खाया है, उसके बाद उसको क्या हो, उसके प्यूपिल्स डायलेट हो गई हैं, रिड्यूस रिस्पॉन्स टू लाइट आ रहा है, तो किसकी पॉइजनिंग हुई होगी। तो उसका आंसर था बोटुलिज्म पॉइजनिंग हुई होगी, क्योंकि मशरूम खाने से जो है, मशरूम या फिर टीन्ड फूड खाने से कभी भी, या फिर मशरूम खाने से हमेशा किसकी पॉइजनिंग हो जाती है, बोटुलिज्म की पॉइजनिंग हो जाती है। किसकी हो जाती है, बोटुलिज्म की। प्लीज़ रिमेंबर दिस क्वेश्चन। कभी भी आप मशरूम खाने से मशरूम की पॉइजनिंग मत करा देना। मशरूम में क्या है, बोटुलिज्म ग्रो कर सकते हैं, तो बोटुलिज्म की पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया है द मदर ऑफ अ 6-month-old बॉय केम टू अ पेडियाट्रिशियन, शी इज कंसर्न दैट हर चाइल्ड हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी वैक्सीनेशन। उसके बच्चे को अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन नहीं लगी है, पर कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, हेल्थ की कोई कंप्लेन भी नहीं है। ऑब्जेक्टिवली द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड, बॉडी टेम्परेचर इसका इतना है, रेस्पिरेटरी रेट इतना है, ब्लड प्रेशर इसका इतना है, चाइल्ड हाइट एंड वेट आर विद इन द रेंज बिटवीन 50 एंड 75 परसेंटाइल। तो उसकी जो रेंज है वो 50 से 75 परसेंटाइल के बीच की रेंज है। वट टैक्टिक्स मस्ट द डॉक्टर चूज इन द इम्यूनाइजेशन ऑफ दिस चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो इसमें क्या देंगे उसको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि हम उसको जो है, अगर वो 6 महीने का बच्चा है तो हम उसको टीबी मोनटेक्स का टेस्ट करवाने का सजेशन देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा परफॉर्म अ मोनटेक्स टेस्ट एंड मेक एन अपॉइंटमेंट इन 2 days। प्लीज़ इसका आंसर करेक्ट कर लेना, क्योंकि जो 23 मई की जो पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसकी आंसर की पता नहीं कहाँ से कौन सी आंसर की है, उसमें इसका आंसर कुछ और है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो ये है, परफॉर्म अ मोनटेक्स टेस्ट एंड मेक्स एन अपॉइंटमेंट। प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि हम उसका मोनटेक्स टीबी का टेस्ट करवाने की वो देंगे, क्योंकि भाई उसका टेम्परेचर 37.1 डिग्री है, जो कि नॉर्मल 36.5 से 37.5 जो कि नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन तो कौन सी वैक्सीन लगती है 6 मंथ में, हम टीबी का चेक करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, हाँ ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आया था, ये भी नहीं आया था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, नहीं ये वाला क्वेश्चन किसी और के पेपर में आया था। इसमें था अ प्रीमेच्योर न्यू बॉर्न बॉय, प्रेगनेंसी 5 मतलब 5वीं प्रेगनेंसी है मदर की, बर्थ 1 हुआ है, गेस्टेशन टाइम 27 वीक्स का है, हैज़ इरेगुलर रेस्पिरेशन, उसका रेस्पिरेशन इरेगुलर है मतलब कि लेस देन 30 है, बर्थ SpO2 70% है, मतलब कि उसके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि SpO2 नॉर्मल 95 से अबव होनी चाहिए। रिट्रैक्शन ऑफ द प्लाइबल एरियाज ऑफ द चेस्ट, एक्सपिरेटरी ग्रोनिंग आर ऑब्जर्व्ड विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट, जनरलाइज्ड साइनोसिस अकर्स, ऑस्कल्टेशन रिवेल्स क्रेपिटस इन द बेसल सेगमेंट्स, उसके बेसल सेगमेंट्स जो होते हैं उनमें क्रेपिटस साउंड्स आ रहा है न्यूबॉर्न बेबी के, लेकिन वो प्रीमेच्योर है क्योंकि वो 27th वीक में पैदा हुआ है। देयर आर नो डाटा ऑन द प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन द बेबी, उसमें कोई डाटा इंक्लूड नहीं किया गया है जिससे कि प्रिवेंशन किया गया हो बच्चे को RDS से। तो हमारी टेक्निक क्या होगी, तो भाई अब बच्चा 27 वीक में पैदा होता है तो उस टाइम तक क्या होता है कि लंग्स बेबी के मैच्योर नहीं होते, तो जब लंग्स मैच्योर नहीं होते तो अगर बच्चा पैदा हो गया है तो हम उसको देते हैं सर्फेक्टेंट, मतलब कि हम उसको या तो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं या फिर हम उसको सर्फेक्टेंट देते हैं। और सर्फेक्टेंट अगर बच्चा 32 वीक्स में भी पैदा हो रहा है या 33 वीक्स में भी हो रहा है और अगर हमारे पास सिर्फ 1 घंटा ही बाकी है कि 1 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी, तो हम उस 1 घंटे के अंदर भी सर्फेक्टेंट दे देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देते हैं, ताकि बच्चे को कुछ तो राहत मिलेगी उस इंजेक्शन देने से। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एडमिनिस्टर द सर्फेक्टेंट प्रिपरेशन इंट्राट्रेकियली विद इन द फर्स्ट 15 मिनट्स आफ्टर बर्थ, तुरंत जितना टाइम है उतने में भाई उसको दे दो, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था,
इसमें लिखा हुआ है अ 75-year-old मैन इन अ सीवियर कंडीशन सफर्स फ्रॉम डिस्निया एट रेस्ट, मार्क्ड वीकनेस एंड एरिथमिया, abdominal aortic pulsation is observed. Further on, there is a systolic murmur detected. Palpation reveals a volumetric formation in the mesogastrium. Blood pressure है इसका इतना, तो ब्लड प्रेशर बहुत कम है इसका. नो पल्सेशन ओवर द femoral arteries. femoral arteries पे क्या है, कोई भी पल्सेशन नहीं आ रही है. ठीक है भाई. femoral देख, इसमें ना क्या होता है कि इसमें हमारे PYQ में एक तो आता है ओब्लिटरेटिंग एंड आर्टराइटिस. ठीक है, ओब्लिटरेटिंग एंड आर्टराइटिस एक किसी क्वेश्चन का आंसर होता है और किसी क्वेश्चन का आंसर होता है डाइसेक्टिंग अओर्टिक एन्युरिज्म. तो आप डिफरेंस समझ लो कि कब ओब्लिटरेटिंग एंड आर्टराइटिस होता है और कब डाइसेक्टिंग अओर्टिक एन्युरिज्म होता है. तो ओब्लिटरेटिंग एंड आर्टराइटिस तब होता है जब उसमें पर्टिकुलर लिखा हो क्वेश्चन के अंदर कि टोज या फिर फिंगर्स में आपको पल्स नहीं सुनाई दे रही. ठीक है, टोज और फिंगर्स में आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन में पर्टिकुलर टोज और फिंगर्स मेंशन होगा तो ही उसका आंसर ओब्लिटरेटिंग एंड आर्टराइटिस होता है. एंड आर्टराइटिस क्या हो गया कि आर्टरीज के एंड का पोर्शन. तो एंड कहाँ होंगी आर्टरीज, या तो टोज में होंगी पैरों की या फिर हैंड के फिंगर्स में होंगी. ठीक है, तो वहाँ पे आपको मानना है ओब्लिटरेटिंग एंड आर्टराइटिस. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल अलग है. इसमें क्या है, पाल्पेशन में आपको वॉल्यूमेट्रिक फॉर्मेशन दिखाई दे रही है मेसोगैस्ट्रियम एरिया में. ठीक है, और वहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर कम हो रहा है और सिस्टोलिक मर्मर है. सिस्टोलिक मर्मर है मतलब कि कोई अओर्टा से इंक्लूड है. अओर्टा वाले ऑप्शन कौन सा है इसमें, तो अओर्टिक एन्युरिज्म. तो अओर्टा वाला कौन सा ऑप्शन हो गया, डाइसेक्टिंग अओर्टिक एन्युरिज्म. तभी तो वहाँ पे पल्सेशन जा रही है, तभी तो अओर्टा से ब्लड फ्लो हो रहा है वहाँ पे, तभी तो अओर्टिक का एन्युरिज्म बना हुआ है वहाँ पे. ठीक है, तभी आपको पल्सेशन सुनाई दे सकती है, वो भी सिस्टोलिक वाली. ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ये थी. ये वाला क्वेश्चन रिपीट नहीं था. ये वाला क्वेश्चन आप देख लो. वुमेन कंप्लेन्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन मिसिंग फॉर अ ईयर. 1 साल से उसको मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स नहीं हुए हैं. सी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ मासिव पोस्टपार्टम हेमरेज. उसके पोस्टपार्टम PPH की हिस्ट्री है. ठीक है, जब भी PPH की हिस्ट्री होती है तो उसके बाद सीहान सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं. और सीहान सिंड्रोम में क्या होता है, सीहान सिंड्रोम में पिट्यूटरी का नेक्रोसिस हो जाता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी नेक्रोसिस. ठीक है, अब उससे ऊपर वाला क्वेश्चन देख लो. इसमें पूछा गया है कि उसने ट्रैकिनेला खाया है, तो क्या देंगे, पोर्क देंगे. ये तो रिपीट है, PYQ है. तो कभी कभी पोर्क खाया है तो ट्रैकिनेला आंसर मारना होता है, और कभी कभी ट्रैकिनेला क्वेश्चन में दिया हुआ है तो पोर्क मारना होता है. प्लीज़ इसको याद कर लेना. उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप देखो कि उसके पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज थी. ठीक है, मतलब बहुत सारे सिस्ट बने हुए थे किडनीज में. ऑब्जर्व एन इंक्रीज इन हर 24 आवर यूरिन आउटपुट. उसका यूरिन आउटपुट क्या है, बढ़ गया है, मतलब 2 से 2.5 लीटर हो गया है, जो कि नॉर्मल होता है. ठीक है, 500 से कुछ 2 लीटर और 2.5 लीटर तक नॉर्मल यूरिन होता है. लेकिन इसमें क्या गया है कि उसका टोटल फिल्ट्रेशन रेट इतना है. टोटल जो नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है वो 120 ml पर मिनट होता है. इसका कितना है, 34 ml है. और सीरम क्रिएटिनिन जो है वो 84 माइक्रोमोल दिया हुआ है, मतलब क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है. और यूरिया 8 मिलीमोल पर लीटर दिया हुआ है. तो आप देखो ये किडनी फेलियर की कौन सी स्टेज है. तो भाई देखो, किडनी फेलियर की स्टेजेस में एक होता है कि यूरिन आउटपुट जो है डिक्रीज हो जाए, लेकिन इसका क्या है, मेंटेन हो गया है. इसका मेंटेन हो रहा है, तो ये कंपनसेट कर रही है किडनी. यहाँ पे किडनी क्या कर रही है, कंपनसेट कर रही है, मेंटेन कर रही है यूरिन आउटपुट को. और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपनसेटेड. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था, अच्छे से देख लेना. उसके बाद शिगाला नहीं आया था, एलर्जिक राइनाइटिस आया था. इसमें क्या होता है कि इस क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि एक पेशेंट है, उसके स्टफी नोज है. इट इज़ नोन दैट 10-year-old boy है, came to the polyclinic with complaints of a stuffy nose. ठीक है, इट इज़ नोन दैट these signs occur in the child periodically. स्प्रिंग और ऑटम में ये उसको बार बार होते रहते हैं. ठीक है, उसके हिस्ट्री किस चीज़ की है, एटोपिक डर्मेटाइटिस की और ब्रोंकियल अस्थमा. तो यहाँ पे ये ट्राइड बन रहा है. वो ट्राइड में 3 चीज़ें आती हैं. कौन कौन सी आती है, एक तो आती है एटोपिक डर्मेटाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस. दूसरी आती है ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा. और तीसरा आता है एलर्जिक राइनाइटिस. तो ये एक ट्राइड होती है. ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया है, इन्होंने क्वेश्चन में ये 2 चीज़ मेंशन कर दी है, ये और ये. तो बची कौन सी, एलर्जिक राइनाइटिस. तो इसका आंसर क्या होगा, एलर्जिक राइनाइटिस, क्योंकि उसके स्टफी नोज भी फील हो रही है. क्वेश्चन में आप देख सकते हो. ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें क्या है कि 59-year-old वुमेन कंप्लेन्स ऑफ पेन एंड एडिमा इन द स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हर हैंड. हैंड के स्मॉल जॉइंट्स में पेन है और एडिमा है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है. कंडीशन 8 साल से है उसको. बॉडी टेम्परेचर उसका 37.8 है. फाइन पंक्टेट हेमरेज ऑन हर टोर्सो. उसके
हेमरेजेस हो रखे हैं टोर्सो पे और लिम्स पे। अल्नर डेविएशन है, उसके हाथ का अल्नर डेविएशन है। तो जब भी अल्नर डेविएशन जो है मतलब हाथ ऐसा है उसका, मतलब ऐसे जाके थोड़ा सा टिल्टेड ऐसे, ठीक है। तो जब भी अल्नर डेविएशन होता है और स्मॉल जॉइंट्स में हैंड के उसके दिक्कत हो रही है, तो ये किसकी तरफ इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की तरफ। किसकी तरफ? रूमेटॉइड अर्थराइटिस की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। बाकी फाइंडिंग्स भी आप दे सकते हैं, जैसे बॉर्डर्स ऑफ हार्ट आर शिफ्टेड टू द लेफ्ट, सिस्टोलिक मर्मर डिटेक्टेड एट द एपेक्स, एरेथ्रोसाइट्स दिए हुए हैं, हीमोग्लोबिन स्लाइटली कम है, आरबीसी भी इरेथ्रोसाइट्स भी स्लाइटली कम है, जैसे 3.5 होता है 3.2 दिया हुआ है। ल्यूकोसाइट्स नॉर्मल है, ल्यूकोसाइट 6.8 है जो कि 4 से 11 होती है नॉर्मल। प्लेटलेट्स जो है 1.5 से 3.5 होती हैं, तो यहाँ पे 200 कुछ दे रखी है जो कि नॉर्मल है। ESR बढ़ा हुआ है, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रोटीन, ल्यूकोसाइट्स, विजन फील्ड, ये सब है। तो इसका आंसर क्या हो गया? रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था जिसका मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाला क्वेश्चन नहीं आया था। RH इनकम्पैटिबिलिटी वाला क्वेश्चन जो है, इसमें क्या देखते हैं? इसमें देखते हो मदर, हमेशा RH इनकम्पैटिबिलिटी कब बोलते हैं? RH इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं जब फीमेल जो होती है ना हमारी, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो? पॉजिटिव। बेबी का ब्लड ग्रुप क्या हो? पॉजिटिव, और मदर का नेगेटिव हो। अब क्वेश्चन में देखो, मदर्स ब्लड ग्रुप इज नेगेटिव, ठीक है, मदर का भाई नेगेटिव है। तो बच्चे का देख लो, बेबी इज इनर्ट लेस इक्टेरिक, मतलब उसके जॉन्डिस डेवलप हो गया बच्चे के। और बिलरुबिन कितना है? बढ़ा हुआ है, वो भी इनडायरेक्ट बिलरुबिन कब बढ़ता है? जब हीमोलिसिस होता है, ठीक है। जब हीमोलिसिस होता है तब इनडायरेक्ट बढ़ता है। और डायरेक्ट कब बढ़ता है? डायरेक्ट बिलरुबिन बढ़ता है जब उसके मतलब के आगे रुकावट हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो। तो ऑब्स्ट्रक्शन में डायरेक्ट बिलरुबिन बढ़ता है और हीमोलिसिस में इनडायरेक्ट बिलरुबिन लेवल बढ़ता है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा RH इनकम्पैटिबिलिटी। अब आप अगला क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन आया था। इसमें जो है ECG में क्या दिख रहा है? ECG शोज साइनस टैकिकार्डिया। तो पल्मोनरी एडिमा का क्या मैकेनिज्म होगा? तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जो पल्मोनरी एडिमा है उसका मैकेनिज्म हमेशा एक ही हो सकता है, और वो होता है कि जब आपका ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज जो है वो डिक्रीज हो जाए तब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। 38-year-old वुमेन हैज़ रिसीव्ड 2nd degree burns that cover 40% of his body. On the 4th day after this injury, acutely deteriorated, he developed inspiratory dyspnea, frequent cough, फ्रोथी स्पूटम, साइनोटिक स्किन। ऑस्कल्टेशन में क्या है? न्यूमरस वेट क्रैकल्स आ रहे हैं लंग्स में, ब्लड प्रेशर उसका इतना है, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ये सब दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? उसके क्यों हुआ एडिमा उसके हुआ ऑनकोटिक प्रेशर के कम होने की वजह से। ऑनकोटिक प्रेशर कम है, इस वजह से जो है वो ब्लड में वापस ऑब्जॉर्व नहीं हो पाया, ठीक है। जितना फ्लूइड साइड में निकलता गया इंटरस्टिशियल स्पेस में, वो साइड में ही रह गया। क्यों? क्योंकि उसका ऑनकोटिक प्रेशर कम था। ऑनकोटिक प्रेशर का काम क्या होता है? वो ऑनकोटिक प्रेशर का काम होता है कि ब्लड को ब्लड वेसल्स में ही लिमिट रखना। लेकिन अगर कम हो जाता है तो ब्लड से जो लिक्विड जो है इंटरस्टिशियल टिश्यू की तरफ जाता है तो वो वापस नहीं आ पाता, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना, क्योंकि इसका किसी जो ये 23 मई को जो आंसर क्यू बनाई थी 23 मई की, उसमें इसका आंसर कुछ शायद डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ मायोकार्डियम दिया हुआ था, बट वो गलत था। इसका आंसर है डिक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट रिपीट क्वेश्चन, ये वाला। इसमें क्या है? इसमें देखो, इसमें पढ़ो लास्ट की लाइन, डिटेक्ट स्लाइट बाइलेटरल टोसिस। उसके टोसिस हो रहा है, रिड्यूस्ड लेटरल मूवमेंट्स ऑफ द आईबॉल्स की लेटरल मूवमेंट नहीं हो पा रही है, डिप्लोपिया है, पॉजिटिव प्रोजेरिन कौन सा टेस्ट होता है? नियोस्टिग्मेंट टेस्ट होता है, ठीक है, वो है। डबल विजन है, ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड्स है, मेनली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे एंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसअपियर आफ्टर अ रेस्ट के बाद कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग कब होती है उसकी? सेकेंड हाफ ऑफ द डे में, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना, एक बच्चे ने खाना स्टार्ट किया तो वो स्टार्टिंग में जो है, एक बच्चा होता है
कि वो जल्दी जल्दी खा रहा है लेकिन बाद में वो थक जाता है और धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देता है। और एक होता है जो स्टार्टिंग से स्लो स्लो हो रहा है और जैसे जैसे वो खाता जा रहा है उसके बाद उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। तो ये दो कंडीशन उल्टी होती हैं। तो पर इसमें क्या बोला गया है, इसमें वो सेकंड हाफ में है, मतलब ये स्टार्टिंग से तो अच्छे से काम कर रहा था लेकिन बाद में ही थक जाता है। और इसमें जो नियोस्टिग्मिन टेस्ट करते हैं ना, वो हम मायोस्थीनिया के लिए टेस्ट करते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए। तो इसकी कंडीशन क्या हो गई, माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो रिपीट हुआ था वो था हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो इसकी बेसिलिन 5 इसका आंसर था। ये इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 10 ईयर ओल्ड बॉय वॉज ट्रीटेड इन द कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट फॉर रूमेटिज्म। ठीक है। फर्स्ट अटैक एक्टिव फेज, सेकेंड डिग्री एक्टिविटी, डिस्चार्ज इन अ सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन। व्हाट ड्रग शुड बी प्रिस्क्राइब्ड इन दिस केस फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी रूमेटिज्म। सेकेंडरी रूमेटिज्म को प्रिवेंशन करने के लिए हम कौन सी ड्रग देंगे, तो हम देंगे बेसिलिन 5। ठीक है, इसको याद कर लेना, बेसिलिन 5 देते हैं हम सेकेंडरी रूमेटिज्म को प्रिवेंट करने के लिए। इसके सिस्टिक फाइब्रोसिस है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का चैनल डिसबैलेंस होता है। तो इसमें टेस्ट क्या करते हैं हम, स्वेट क्लोराइड टेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे की जो स्किन होती है ना, मम्मी कंप्लेन करती है कि इसका पसीना है ना वो उसमें नमक है। ठीक है, सोल्टी स्वेट होता है बच्चे का, तो इसलिए हम इसमें क्या चेक करते हैं, स्वेट क्लोराइड टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, स्वेट क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, ये वाला याद रखना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। अब चलो ये वाला मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो मैं कल वाली वीडियो में कंप्लीट करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस।